Hello, welcome to Advisor. Today we are going to discuss chapter number 4, Reproductive Health, and this is the part 1 video of this chapter. Question number 1, the method of directly injecting a sperm into ovum in assisted reproductive technology. Assisted reproductive technology क्या है? ART is called, उस प्रोसेस को हम क्या कहते हैं? तो सबसे पहले हम समझते हैं ART क्या होता है, यानी कि असिस्टेड रिप्रोडक्टिव टेक्नोलॉजी क्या होता है। देखिए, बहुत सारे ऐसे इनफर्टाइल कपल है जो बहुत सारे रीजंस के वजह से बेबी कंसीव नहीं कर पा रहे या बेबी उनको नहीं हो पा रहा है। तो उसमें रीजंस बहुत सारे हो सकते हैं, जैसे कॉन्जेनाइटल डिजीज हो सकता है, या वो कोई ड्रग्स ले रहे हो, या इम्यूनोलॉजिकल इफेक्ट या साइकोलॉजिकल इफेक्ट हो रहा है। तो नॉर्मली हम ऐसे टाइम पे फीमेल को ब्लेम करते हैं, बट प्रॉब्लम कैन लाइज इन बोथ। ठीक है, मेल पार्टनर में भी हो सकता है और फीमेल पार्टनर में भी हो सकता है। तो इसके लिए इनफर्टिलिटी क्लिनिक्स हैं, यानी कि हेल्थ केयर यूनिट्स हैं जो इसका डायग्नोसिस किया उन्होंने, और उन्होंने जो है बहुत सारे ऐसे टेक्निक्स इसके अंदर लेके आए, जैसे कि गिफ्ट है, जेफ्ट है, ICSI है एंड एम्ब्रियो ट्रांसफर है। ठीक है, इसको वन बाय वन समझने की कोशिश करते हैं, जिससे आपका इन विट्रो फर्टिलाइजेशन है, IVF। तो IVF में क्या होता है, जैसे हम एक एग्जांपल लें IVF में टेस्ट ट्यूब बेबी का, टेस्ट ट्यूब बेबी। ठीक है, अब ये टेस्ट ट्यूब बेबी में क्या होता है कि जो मेल पार्टनर है, यानी कि जो मेल है, उससे हमने स्पर्म को कलेक्ट किया है। ठीक है, और जो फीमेल है उससे हमने ओवा को कलेक्ट किया है। देन लैब कंडीशन में इसका फर्टिलाइजेशन को इंड्यूस करेंगे। ठीक है, इन दोनों का होगा फर्टिलाइजेशन, स्पर्म एंड ओवा का फर्टिलाइजेशन होगा। कहाँ पे होगा? लैब कंडीशन में होगा। ये लैब कंडीशन में हो रहा है, इस वजह से ही हम इसको इन विट्रो कहते हैं। ठीक है, अब फर्टिलाइजेशन के बाद फॉर्मेशन होता है जाइगोट का। ठीक है, आपका स्पर्म क्या है? प्लॉइडी लेवल N, ओवा का प्लॉइडी लेवल N, तो जाइगोट हो जाएगा 2N, यानी कि डिप्लॉइड। अब ये जो जाइगोट है, देखिए, अब ये जाइगोट के बाद ये बनेगा एम्ब्रियो, और उस एम्ब्रियो का ट्रांसफर होगा इधर इन द फेलोपियन ट्यूब और इन द यूटेरस। तो उस प्रोसेस को हम कहते हैं एम्ब्रियो ट्रांसफर। ठीक है, क्या कहते हैं? एम्ब्रियो ट्रांसफर, जो ET जो फोर्थ ऑप्शन में लिखा है, दैट इज एम्ब्रियो ट्रांसफर। अब देखिए, ये जो जाइगोट बना है, इस जाइगोट में डिविजन होंगे। जैसे जाइगोट बन गया उसमें डिविजन होते हैं, आपको पता है। ठीक है, अब ये जो डिविजन होंगे, अगर वो 8 ब्लास्टोमर्स तक डिविजन हुआ है, ठीक है, तो 8 ब्लास्टोमर स्टेज में हम उस जाइगोट को लेंगे, यानी कि इस स्टेज में इसको लेंगे और इसको हम लोग ट्रांसफर कर देंगे कहाँ? फेलोपियन ट्यूब में, फेलोपियन ट्यूब में। तो फेलोपियन ट्यूब में जब हम इसको ट्रांसफर करते हैं, तो इस प्रोसेस को, जाइगोट को फेलोपियन ट्यूब में हमने ट्रांसफर किया, तो इस प्रोसेस को हम कहते हैं जिफ्ट। जिफ्ट क्या होता है? जाइगोट इंट्रा फेलोपियन ट्रांसफर, जाइगोट इंट्रा फेलोपियन ट्रांसफर। ठीक है, ये है जिफ्ट। जब जाइगोट का ट्रांसफर करते हो अप टू 8 ब्लास्टोमर, इससे ज्यादा नहीं होना चाहिए और इससे कम भी नहीं, अप टू 8 ब्लास्टोमर्स तक अगर है तो आप उसको फेलोपियन ट्यूब में ट्रांसफर करोगे। लेकिन अगर इस जाइगोट का ये 8 ब्लास्टोमर से ज्यादा डिवीजन हो जाए, ठीक है, यानी कि मोर देन 8 ब्लास्टोमर्स, मोर देन 8 ब्लास्टोमर्स से डिवीजन हो जाए, तो फिर इसको हम लोग कहाँ पे ट्रांसफर करेंगे? यूटेरस में ट्रांसफर करेंगे। क्योंकि आपको पता है कि फर्टिलाइजेशन के बाद जो जाइगोट है, 8 ब्लास्टोमर्स होने के बाद जाइगोट जो है वो कहाँ ट्रांसफर कर जाएगा? जिसको जो फ्यूचर में एम्ब्रियो बनना है वो कहाँ आ गया? यूटेरस में आ गया, और यूटेरस में उसका फर्दर डेवलपमेंट होगा। ठीक है, तो यहाँ पे 8 ब्लास्टोमर्स को हमने फेलोपियन ट्यूब में डाला। अब यहाँ से ना नॉर्मल डेवलपमेंट शुरू हो जाएगा और ये मदर की वॉम्ब में जाएगा। ठीक है, मदर वॉम्ब में जा रहा है ये। ठीक है, हमने क्या किया? मोर देन 8 ब्लास्टोमा से उसको यूटेरस में ट्रांसफर किया। तो इस प्रोसेस को हम कहते हैं इंट्रा यूटेरन ट्रांसफर, IUT, इंट्रा यूटेरन ट्रांसफर। यूटेराइन के अंदर हम ट्रांसफर कर रहे हैं, इसलिए इसको हम लोग बोल रहे हैं इंट्रा यूटेरन ट्रांसफर। ठीक है, अब देखिए, हमने एक और चीज ऑप्शन में पढ़ा था, दैट इज गिफ्ट। गिफ्ट क्या होता है? गैमीट इंट्रा फेलोपियन ट्रांसफर, इंट्रा फेलोपियन ट्रांसफर। तो ये क्या है? ट्रांसफर ऑफ ओवम कलेक्टेड फ्रॉम डोनर, यानी कि गिफ्ट में हम क्या करते हैं? ओवम लिया, ठीक है, ओवम जो हमने डोनर से लिया यानी कि फीमेल से लिया है, ठीक है,
अब ऐसी फीमेल है जिसको, जैसे नॉर्मली एक ऐसी कंडीशन है जिसमें ओवरी से जो एग है वो रिलीज ही नहीं हो रहा, ठीक है। तो अगर एग ही रिलीज नहीं हो रहा है तो वहां पे अगर आप स्पर्म जा भी रहा है तो भी कोई प्रॉब्लम, तो भी फर्टिलाइजेशन तो होगा नहीं, ठीक है। तो यानी कि प्रॉब्लम कहाँ लाई कर रही है, ओवरी के अंदर लाई कर रही है। कहाँ, किस में लाई कर रही है, फीमेल में लाई कर रही है। तो अगर ऐसा कंडीशन है जिसमें ओवम ही जनरेट नहीं हो रहा है तो हम किसी डोनर फीमेल से ओवम को लेंगे और उसको ट्रांसफर कर देंगे इनटू द फेलोपियन ट्यूब ऑफ अनदर फीमेल जिसको चाहिए बेबी, ठीक है। तो ये हमने ओवम किससे लिया, ये हमने डोनर फीमेल से ओवम लिया है, ठीक है। डोनर फीमेल से ओवम लिया और इसको ट्रांसफर कर दिया किसमें, जिसको बेबी चाहिए, जो भी इनफर्टाइल कपल है उसके यूट्रस में हम उसको हमने उसके फेलोपियन ट्यूब में हमने उसको ट्रांसफर कर दिया, ठीक है, फेलोपियन ट्यूब में। अब फेलोपियन ट्यूब में ही क्यों ट्रांसफर किया, क्योंकि आपको पता है कि ओवम जब एग रिलीज होता है ओवरी से तो वो फेलोपियन ट्यूब में आता है, थोड़ी देर वेट करता है वहां पे स्पर्म का, और स्पर्म आके फेलोपियन ट्यूब में ही फर्टिलाइज करते हैं एंड देन वहां से क्लीवेज होगा एंड देन क्लीवेज होते होते वो वहां से मूव करेगा किधर, यूटेरस की तरफ, ठीक है। तो यहाँ पे अभी फर्टिलाइजेशन होना है, इसलिए हमने इस ओवम को कहाँ पे ट्रांसफर किया है, फेलोपियन ट्यूब में। तो गैमीट का ट्रांसफर हो रहा है इनटू द फेलोपियन ट्यूब और ये पूरा का पूरा ओवम का ही ट्रांसफर हो रहा है ना, तो इसलिए इस प्रोसेस को हम कहते हैं गिफ्ट, ठीक है। पूरा स्टेप का क्या डेफिनेशन है, ट्रांसफर ऑफ एन ओवम कलेक्टेड फ्रॉम डोनर इनटू द फेलोपियन ट्यूब ऑफ अनदर फीमेल हु कैन नॉट प्रोड्यूस ओवम और हु कैन नॉट प्रोड्यूस वन बट कैन प्रोवाइड सुटेबल एनवायरमेंट, यानी कि उसके ओवम में प्रॉब्लम है, यानी कि वो एग रिलीज नहीं कर पा रही, लेकिन अगर किसी तरीके से उसको एग मिल जाता है तो वो उसका जो एनवायरमेंट है, यूटेरस के एनवायरमेंट में कोई प्रॉब्लम नहीं है, नॉर्मल बेबी का डेवलपमेंट हो सकता है। तो इस टाइम पे हम लोग गिफ्ट करते हैं, ठीक है, यानी गैमीट इंट्राफेलोपियन ट्रांसफर, ठीक है। अब उसके बाद जो आपका फोर्थ ट्रांसफर है दैट इज आईसीएसआई। आईसीएसआई क्या होता है, ये है आपका, इसका फुल फॉर्म है इंट्रासाइटोप्लाज्मिक स्पर्म इंजेक्शन। इस फुल फॉर्म से आपको आइडिया लग गया होगा कि इसका आंसर क्या होगा। इंट्रासाइटोप्लाज्मिक स्पर्म इंजेक्शन क्या होता है, इस प्रोसेस में क्या होता है, इसमें स्पर्म जो है डायरेक्टली ओवम में इंजेक्ट किया जाता है। अब ये किस केस में होता है, यहाँ पे प्रॉब्लम किसमें है, मेल में है प्रॉब्लम, यानी कि मेल या तो इनफर्टाइल है, ठीक है, या किसी वजह से उसको उसका जो स्पर्म है उसमें मोबिलिटी नहीं है, या स्पर्म इतना केपेबल नहीं है कि वो फर्टिलाइज कर पाए, या स्पर्म काउंट ही बहुत कम है, ठीक है, बहुत लो है, जिसको हम लोग ओलिगोस्पर्मिया कह रहे हैं। इन तीनों कंडीशन में क्या होता है कि जो स्पर्म है वो ओवम को फर्टिलाइज नहीं कर पा रहा है, ठीक है, तो डायरेक्टली स्पर्म को इंजेक्ट कर दिया जाता है इनटू द ओवम, ठीक है। अब फीमेल में तो कोई प्रॉब्लम है नहीं, ठीक है, तो स्पर्म को हमने ओवम में इंजेक्ट कर दिया, अब ओवम जो है वो फर्टिलाइज हो गया, इट विल कन्वर्ट इनटू जाइगोट और उसके बाद एक नॉर्मल डेवलपमेंट होगा, ठीक है, फर्दर ऑन डेवलपमेंट होगा। तो इसका आंसर है फर्स्ट का सी, दैट इज आईसीएसआई। Now, second question is increased IMR or decreased MMR in a population will. IMR क्या होता है, IMR क्या है आपका, इन्फेंट मोर्टिलिटी रेट, इन्फेंट मोर्टिलिटी रेट, यानी कि जो बर्थ रेट जितना हो रहा है, जो बेबीज हो रहे हैं उनकी डेथ रेट भी उस हिसाब से हो रही है, ठीक है। एंड डिक्रीज्ड MMR का क्या मतलब है, मैटरनल मोर्टिलिटी रेट, ठीक है, मैटरनल मोर्टिलिटी रेट। देखिए जो आपका इन्फेंट मोर्टिलिटी रेट होता है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है एमएमआर के, यानी कि मैटरनल मोर्टिलिटी रेट। तो पूछा है कि अगर आईएमआर इंक्रीज होता जाएगा और एमएमआर डिक्रीज होता जाएगा तो ऐसे पॉपुलेशन में क्या होगा। तो देखिए नॉर्मल कंडीशन तो यही है, अगर आईएमआर इंक्रीज होगा तो एमएमआर डिक्रीज होगा ही होगा, एंड वाइस वर्सा, अगर एमएमआर इंक्रीज हो रहा है तो आईएमआर डिक्रीज होगा ही होगा। ये इनवर्सली कंडीशन है, तो ऐसे टाइम पे ग्रोथ रेट में कोई सिग्निफिकेंट चेंज नहीं आएगा, तो ये आपका सही आंसर है। देखिए अगर इन्फेंट मोर्टिलिटी रेट बढ़ता चला जाता है, यानी कि बेबीज जो हो रहे हैं अगर वो लगातार मरते चले जाएंगे तो ग्रोथ रेट डिक्रीज हो जाएगी, ठीक है। और मैटरनल मोर्टिलिटी रेट अगर सिर्फ आपका एमएमआर जो है वो डिक्रीज होता जा रहा है, ठीक है, तो ग्रोथ रेट जो है वो आपका क्या होगा, बहुत ही एक्सप्लोसिव हो जाएगा,
ठीक है, मतलब कि मैटरनल मोर्टेलिटी रेट वो एकदम डाउन है, ठीक है, यानी कि सबके सब जिंदा रह गए, सब जिंदा रहेगा तो एक्सप्लोसिव पॉपुलेशन हो जाएगा। लेकिन यहाँ पे दोनों ही केसेस अगर साथ में हो रहा है तो ग्रोथ रेट में कोई चेंज नहीं आएगा, ठीक है। तो 2 का सी इज द करेक्ट आंसर। ओके, क्वेश्चन नंबर 3, इंटेंसली लैक्टेटिंग मदर्स डू नॉट जनरली कंसीव ड्यू टू। जो इंटेंसली लैक्टेटिंग मदर्स होते हैं उनको वो कंसीव नहीं कर सकते, ठीक है। तो ये एक तो पहली बात इसके बारे में हमने सुना है जिसको हम लोग नाम देते हैं लैक्टेशन एमिनिरिया, लैक्टेशन एमिनोरिया, एमिनोरिया। लैक्टेशन एमिनोरिया क्या मतलब क्या होता है कि एब्सेंस ऑफ मेंस्ट्रुएशन, एब्सेंस ऑफ मेंस्ट्रुएशन, मेंस्ट्रुएशन। देखिए इस टाइम पे क्या है, जब जो फीमेल है वो अगर बेबी कंसीव उसने कर लिया, ठीक है, पार्चुरेशन हो गया और उसके बाद वो लैक्टेट कर रही है बच्चे को, तो जब वो लैक्टेटिंग मदर्स जो होती हैं, जो लैक्टेटिंग मदर्स होती हैं उनमें प्रोलैक्टिन बहुत ज्यादा है, ठीक है। जब प्रोलैक्टिन बहुत ज्यादा रहता है तो वो क्या करेगा, वो तुरंत के तुरंत गोनाडोट्रोफिन को डिक्रीज कर देगा, यानी कि इनहिबिट कर देगा, ठीक है। गोनाडोट्रोफिन को ये इनहिबिट करेगा, कौन, प्रोलैक्टिन। प्रोलैक्टिन जब गोनाडोट्रोफिन को इनहिबिट करेगा यानी कि एलएच और एफएसएच दोनों ही डाउन चले जाएंगे। जब ये दोनों ही डाउन चले जाएंगे तो एस्ट्रोजन जो है वो भी डाउन चला गया, ठीक है। जब एस्ट्रोजन भी डाउन हो गया तो ओव्यूलेशन जो है वो नहीं होगा, तो यानी कि आपका मेंस्ट्रुएशन नहीं हो रहा है। और अगर मेंस्ट्रुएशन ही नहीं हो रहा है तो वो ऐसी जो मदर है वो कंसीव नहीं कर सकती। ये इस दौरान, जिस दौरान बच्चे को फर्स्ट मिल्क देना होता है उस टाइम पे गोनाडोट्रोफिन को सप्रेस करना होता है ताकि मदर जो है बहुत अच्छे तरीके से बेबी को केयर दे पाए, ठीक है। तो सप्रेशन ऑफ गोनाडोट्रोपिन होता है, इसी वजह से वो कंसीव नहीं कर सकती, ठीक है। Question number 4, sterilization techniques are generally foolproof methods of contraception with least side effects. Yet this is the last option for the couples because, ठीक है, देखिए जो स्टेरिलाइजेशन टेक्निक्स होता है उसको हम लोग एक तरीके से भी समझते हैं, जो जैसे ट्यूबेक्टोमी या फिर वेसेक्टोमी होता है, ये आपका सर्जिकल मेथड्स होते हैं, ठीक है। जो सर्जिकल मेथड्स होते हैं वो उसको हम लोग हमेशा, कपल्स जो है उसको हमेशा लास्ट मेथड ही मान के चलते हैं। क्यों? क्योंकि सर्जरी हो गई है तो डेफिनेटली वो समझते हैं कि ये तो इरिवर्सिबल प्रोसेस है, इसके बाद हम लोग बेबी कैरी नहीं कर पाएंगे, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे ऑप्शंस क्या क्या है, इट इज ऑलमोस्ट इरिवर्सिबल, of the misconception that it will reduce sexual urge, it is surgical procedure, of lack of sufficient facilities in many parts of the countries। तो least side effect है, ये full proof method है। तो ये टेक्निक देखिए इसमें क्या क्या चीजें हैं, ऑप्शन है इरिवर्सिबल, ये इरिवर्सिबल होता है, यस, क्योंकि आपको यहाँ पे दो आप एग्जाम्पल देख सकते हैं। यहाँ पे जो आपके सर्जिकल मेथड्स में स्टेरिलाइजेशन टेक्निक्स को ही सर्जिकल मेथड्स कहते हैं। वेसेक्टोमी है, ट्यूबेक्टोमी है। वेसेक्टोमी होता है मेल्स में और ट्यूबेक्टोमी होता है फीमेल्स में, ठीक है। तो मेल्स में जो वास्ट डिफरेंस होता है उसको कट करके टाई कर दिया गया है, ठीक है, देखिए बांध दिया गया है। तो इसमें क्या होगा कि जो स्पर्म है उसका तो प्रोडक्शन लगातार स्टार्ट रहेगा, यानी कि स्पर्म तो बन रहा है, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन क्योंकि यहाँ पे जो रास्ता है वही ब्लॉक है तो इजैकुलेशन नहीं हो पाएगा, ठीक है। इजैकुलेशन जो है वो नहीं हो पाया, ठीक है। तो जब इजैकुलेशन नहीं हो पाएगा तो ये इरिवर्सिबल प्रोसेस, यानी कि ये काम तो सर्जिकल मेथड के थ्रू हो गया। दूसरा है ट्यूबेक्टोमी, ये फीमेल्स में होता है, ठीक है। तो ट्यूबेक्टोमी में क्या होता है, ये जो फेलोपियन ट्यूब्स है ना, इनको कट करके टाई कर दिया जाता है, ठीक है। तो मोस्टली क्या होता है, ये आपका रिवर्सिबल कभी कभी हो भी जाता है, ठीक है, मेल में, लेकिन ये इरिवर्सिबल रहता है, ठीक है। तो आप इस तरीके से कह सकते हैं कि जो फेलोपियन ट्यूब है वो टाई हो गया तो यहाँ पे क्या होगा कि यहाँ से ओवरी तो आ जाता है, सॉरी ओवम तो आ जाता है, लेकिन वो यहाँ ट्रांसफर नहीं हुआ, फर्टिलाइजेशन ही नहीं हो पाएगा, तो बेबी कैसे होगा, ठीक है। तो ये दोनों मेथड्स हैं, सर्जिकल मेथड्स है, तो सर्जिकल प्रोसीजर तो होता है, यस, इरिवर्सिबल भी है ऑलमोस्ट। मिसकंसेप्शन है क्योंकि उस टाइम पे इजैकुलेशन ही नहीं होगा, ये सब नहीं होगा तो सेक्सुअल अर्ज जो है वो रिड्यूस हो जाती है, एक मिसकंसेप्शन है, ये भी बात सही है। ऑफ लैक ऑफ सफिशिएंट फैसिलिटीज, बहुत सारी ऐसी कंट्रीज हैं जहां पे ये फैसिलिटीज नहीं है या हाइजीन उतने बेहतर तरीके से नहीं है, तो डेफिनेटली फोर्थ भी जो है वो करेक्ट है।
तो यहाँ पे डी जो है वो करेक्ट ऑप्शन है। फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड एंड फोर्थ ऑल आर करेक्ट। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 5। Question number 5. A national level approach to build up a reproductively healthy society was taken up in our country in. सबसे पहले अगर किसी कंट्री ने इस चीज के बारे में सोचा है तो वो है इंडिया। ठीक है, to be proud. India was amongst the first country in the world to initiate action plan and programs at a national level to attain reproductive health as a social goal. ठीक है, तो इंडिया सबसे पहले कंट्री थी इस पूरे दुनिया में जिसने इस प्लान को लेके आया था, एक्शन प्लान एंड प्रोग्राम। और प्रोग्राम का नाम क्या था? प्रोग्राम का नाम था फैमिली प्लानिंग। फैमिली प्लानिंग, फैमिली प्लानिंग को उन्होंने कौन सी ईयर में लेके आए थे? 1951 में। ठीक है, 1951 में। और कौन से प्रोग्राम के अंतर्गत? अंडर RCH, रिप्रोडक्टिव चाइल्ड हेल्थ केयर प्रोग्राम। RCH के अंतर्गत वो एक प्रोग्राम लेके आए थे, फैमिली प्लानिंग। कौन सी ईयर में लेके आए थे? 1951 में, यानी कि 1950s में। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 5 का हो जाएगा ए ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 6, इमरजेंसी कॉन्ट्रासेप्टिव्स आर इफेक्टिव इफ यूज्ड विद इन। ठीक है, तो देखिए जो इमरजेंसी कॉन्ट्रासेप्टिव्स हम कब लेते हैं, जैसे या तो अनवांटेड क्वाइटस हो गया, या फिर अनप्रोटेक्टेड क्वाइटस है, अनप्रोटेक्टेड क्वाइटस हो गया, या फिर रेप जब किसी वजह से हो जाता है, तो ये इस टाइम पे इमरजेंसी कॉन्ट्रासेप्टिव्स को लेना होता है। तो इमरजेंसी कॉन्ट्रासेप्टिव्स इन द फॉर्म ऑफ या तो वो प्रोजेस्ट्रॉन लेते हैं हम, या प्रोजेस्ट्रॉन प्लस एस्ट्रोजन लेते हैं, इस कॉम्बिनेशन को लेते हैं। पी लेंगे चाहे प्रोजेस्ट्रॉन प्लस एस्ट्रोजन को लेते हैं, जिसको हम लोग IUD कह रहे हैं। ठीक है, ये लेते हैं विद इन 72 आवर्स ऑफ क्वाइटस। 72 आवर्स ऑफ क्वाइटस। अगर इसके बाद लिया गया तो कोई इफेक्ट नहीं होगा, इसी के दौरान जब लेते हैं तो ही वो किसी तरीके से इफेक्टिव होती है। ठीक है, तो यहाँ पे 6 का ए जो है वो करेक्ट आंसर है, 72 आवर्स ऑफ क्वाइटस। ठीक है, सो विद दिस हमारा ये चैप्टर का 6 क्वेश्चन कंप्लीट हुए हैं, और भी इसमें क्वेश्चन है, विल डिस्कस इट लेटर ऑन। टिल देन, बाय बाय एंड थैंक